मंजू और कंचन दोनों देवरानी जेठानी बनकर एक ही घर में आई थी। मंजू देखने में कम सुंदर थी, जबकि कंचन देखने में बहुत सुंदर थी। राज और विराज दोनों भाइयों की उम्र में 1-2 साल का ही अंतर था, इसलिए सुलेखा देवी का मन था कि वो दोनों बेटों की शादी एक ही मंडप में करे। इसी वजह से मंजू और राज की शादी सगाई के 6 महीने बाद तक रुकी रही। जब कंचन की पढ़ाई पूरी हो गई, तब उसने विराज को शादी के लिए हाँ कह दी। आज मंजू और कंचन की सुहागरात थी और इसी विषय पर घर में बात हो रही थी। माँ, वो रूम की सजावट वाला भैया खाली कंचन भाभी के कमरे की सजावट करके आए, मंजू भाभी के कमरे में कोई सजावट नहीं हुई क्या? मैं क्या बोलूं, राज का मन ही नहीं है कमरे की सजावट करवाने का। उसने ही फूल वाले को मना कर दिया, बोला कि मुझे नहीं सजवाना। अच्छा लगेगा क्या माँ, कंचन भाभी का कमरा सजा हुआ और मंजू भाभी का बिना सजा? बहुत दिल दुखेगा मंजू भाभी का। कोमल, मेरे बारे में इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। मुझे मंजू शुरू से ही पसंद नहीं थी, पर माँ के कहने में आकर मैंने शादी के लिए हाँ की थी। मंजू तेरे स्वर्गीय पापा के दोस्त की बेटी है। तुम्हारे पापा ने अपने दोस्त को वचन दिया था कि मंजू की शादी तुम्हारे साथ हो। अब तुम्हारे पापा तो इस दुनिया में है नहीं, तो उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करना तो तुम्हारा फर्ज है ना। और मंजू स्वभाव की बहुत अच्छी है, मैं तो उससे मिलती रहती थी, वो मिलनसार है। मिलनसार है, सुंदर नहीं। मुझे सुंदर बीवी चाहिए थी। बाहर हो रही बहस अंदर कमरे में बैठी मंजू और कंचन के कानों तक जा रही थी। कंचन धीरे धीरे हंसने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो मंजू का मजाक उड़ा रही हो। वैसे सुंदर होने के कितने फायदे हैं। आज मैं आपसे छोटी होकर भी इस घर में आपसे ज्यादा सम्मान पा रही हूँ। मुझे इस घर का सबसे आलीशान कमरा सुहागरात के लिए मिला है। मेरे कमरे को बढ़िया से बढ़िया फूलों से सजाया गया है। आपका आपकी तरह ही बदसूरत होगा। मेरी सुहागरात तो बहुत बढ़िया होने वाली है, पर आपकी तो बेरंग, इतना तो बता ही सकती हूँ। कोई बात नहीं कंचन, मुझे वैसे भी इन सब चीजों का इतना शौक नहीं है। मैं तो हर हाल में खुश हूँ। तुम खुश हो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम अपनी इस रात को यादगार बनाना। वो तो बनेगी ही। वैसे आपकी भी सुहागरात यादगार ही होगी, बिना किसी साज सज्जा वाली सुहागरात। कंचन की बातें सुनकर मंजू का मन तो थोड़ा खराब हुआ, पर उसने अपने मन को संभाला। कुछ देर बाद ननद कोमल आ जाती है। बड़ी भाभी, आपका कमरा ऊपर छत वाला है, आप चाहो तो कुछ देर वहां आराम कर लो। वैसे रात को भी आपको ऊपर छत वाले कमरे में ही सोना है। रात भर के थके हो, चलो मैं आपको कमरा दिखा देती हूँ। छोटी भाभी आप भी चलो, आपका कमरा तो आंगन वाला है, आप भी कुछ देर आराम कर लो। कोमल अपनी दोनों भाभियों को उनके कमरे दिखाती है। कंचन का कमरा बहुत सुंदर लग रहा था, बिल्कुल आलीशान सजावट की गई थी, जबकि मंजू का कमरा छत पर बना हुआ थोड़ा पुराना छोटा सा था। मंजू कुछ देर के लिए अपने कमरे में आराम करने चली गई। इधर कंचन भी अपने कमरे में आराम कर रही। शाम को अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। इतनी बारिश की सड़कों पर पानी भर गया। अरे अरे, आज तो इतनी तेज बारिश है जितनी पूरे मौसम में नहीं हुई। माँ, सामने वाली कॉलोनी में घरों में पानी घुसा है। हमें तो डर है कि कहीं हमारे भी घर में पानी न घुसा है। अरे बाप रे भैया, याद है एक बार पीछे वाले दरवाजे से बड़ा कमरा पूरा भर गया था जब बारिश आई थी, और आज तो वही कमरा आपको सोने के लिए दिया जा रहा है। देखते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। रात को जब सबने खाना वगैरह खा लिया तो सब सोने की तैयारी करने लगे। तभी पड़ोस में पहली मंजिल पर रहने वाली कोमल की ताई उन्हें आवाज लगाती है। कोमल, मैंने तुम्हारा और सुलेखा का बिस्तर लगवा दिया है, तुम दोनों आ जाओ सोने के लिए। जी ताई जी अभी आते हैं। माँ, ताई जी सोने के लिए बुला रही है, चले? हाँ हाँ चल, उन्हें भी तो सोना होगा, हम दोनों का इंतजार कर रही हैं। राजविराज, तुम दोनों भी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मैं और कोमल ताई जी के घर सोने जा रहे हैं। बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। राजविराज दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। आप बिस्तर पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाऊंगी। नहीं, मैं जमीन पर सो जाऊंगा, तुम बेड पर जाकर सो जाओ। मेरे से फालतू बात मत करो। मंजू बेड पर सो जाती है और राज जमीन पर। मंजू की अभी आंख लगने वाली थी कि तभी वो कमरे में एक कॉकरोच को देख लेती है और चिल्लाकर पलंग से नीचे कूद जाती है। राज घबरा कर उठता है। मंजू राज से लिपट कर रोने लगती है। मंजू का अचानक से लिपटना और डरना एक पल के लिए राज को आकर्षित कर लेता है, फिर वो अपना ध्यान हटाता है। ये सब क्या है मंजू? हटो, पीछे हटो, छोड़ो मुझे। नहीं नहीं, मैं नहीं हटूंगी, कॉकरोच है, वहाँ कॉकरोच है। कॉकरोच? अरे तुम कॉकरोच से डर रही हो? मुझे सोना है, चुपचाप जाकर वहां सो जाओ और मुझे भी सोने दो। मंजू डरते डरते वापस बेड पर लेटने तो आ जाती है, पर उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं कॉकरोच उसके बेड पर ना आ जाए।
मंजू देखती है कि राज थोड़ी नींद ले चुका है तो वो चुपचाप उसके पास आकर उससे लिपटकर डरते डरते सो जाती है। राज और मंजू दोनों गहरी नींद में सो चुके थे कि अचानक विराज की आवाज से राज जाग जाता है। वो देखता है मंजू उसके बराबर में ही सो रही है, पर वो उस समय कुछ नहीं बोलता। मंजू भी हड़बड़ाकर उठ जाती है। राज भैया, हमारे कमरे में पानी भर गया है और पानी बैठ के ऊपर तक आ गया है। हमारा इस कमरे में सोना मुश्किल है। पूरे कमरे में पानी भर चुका है। पीछे वाले दरवाजे से पानी आ गया। कंचन और मुझे सोने में परेशानी हो रही है। हम कैसे सोएं? एक काम कर, कंचन के साथ ऊपर आ जा। चलो कंचन, आज हमें ऊपर वाले कमरे में सोना पड़ेगा। क्या विराज, आज हमारी सुहागरात और हम एक साथ सोएंगे? कंचन, मजबूरी है, हमें एक साथ सोना पड़ेगा। यहाँ तो बहुत डर है। ये बारिश रुक जाए तो उसके बाद कल कमरे का पीछे का हिस्सा ठीक करवाएंगे। चलो ऊपर कमरे में चलते हैं। और फिर विराज और कंचन ऊपर राज और मंजू के कमरे में आ जाते हैं। भैया, मैं और कंचन जमीन पर सो जाते हैं। नहीं नहीं विराज भैया, हम दोनों तो पहले ही जमीन पर सो रहे थे। हमें बिस्तर पर नींद नहीं आ रही थी। आप दोनों बेड पर सो जाओ। आप दोनों जमीन पर सो रहे थे, बेड पर क्यों नहीं? वो तुम मत पूछो, वरना तुम्हें भी डर लगेगा। क्या बात है, हमें भी तो पता चले। वो एक मोटा कॉकरोच आ गया था, इसलिए मैं डर गई थी। मुझे बेड पर सोने में डर लग रहा था। राज ने बोला कि मुझे डर ना लगे, तो हम दोनों ने जमीन पर ही बिस्तर बिछा लिए। क्या कॉकरोच? फिर तो मैं बेड पर नहीं सोने वाली। वो देखो कंचन, पूरा कॉकरोच, वो खिड़की से बाहर जा रहा है। रुको, मैं खिड़की बंद कर देता हूँ। कॉकरोच खिड़की से बाहर चला जाता है। विराज खिड़की बंद कर देता है, पर राज को अभी तक हैरानी हो रही थी कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। वो तो अकेला ही जमीन पर सोया था, और वो भी गुस्से में। फिर भी मंजू ने किसी को शक नहीं होने दिया। उस रात विराज और कंचन बेड पर थे और मंजू राज के साथ जमीन पर लेट जाती है। उस रात के कुछ पलों में ही मंजू ने राज के दिल में अपनी जगह बना ली थी। कहीं न कहीं राज के मन में मंजू के लिए प्यार आ ही गया था। मंजू की नादानी से भरी मीठी मीठी बातें राज के दिल में उसके लिए एक अलग जगह बना लेती हैं और उन दोनों का रिश्ता अच्छा हो जाता है। कहने को तो वो रात मंजू और कंचन की सुहाग रात की थी, पर उस रात चारों में से कोई भी नहीं सोया। चारों आपस में बातें करते रहे, अपनी अपनी बातें बताते रहे। कंचन भी देख रही थी कि उसने भी मंजू को कितना गलत बोला। उसे एहसास होता है कि सचमुच वो मंजू की अच्छी मिलनसार आदत को पहचान ही नहीं पाई थी। बातें करते करते कब सुबह हो गई ये पता ही नहीं चला। मंजू और कंचन के रिश्ते में भी वो रात एक मजबूत रिश्ते की छाप छोड़ गई। मंजू और कंचन के लिए वो सुहाग रात सचमुच ही यादगार बन गई। उफ, अब ये छोटे नवाब कनिष्क जी कहाँ रह गए? तैयार होने में कितना टाइम लगाता है ये लड़का। हमें पहले ही देर हो रही है। कनिष्क, कनिष्क। आ गया माँ, आ गया। तुम भी ना जब देखो बस जल्दी करो करती रहती हो। अरे जवान लड़का है, सजने संवरने में समय तो लगेगा ना। क्यों मेरी प्यारी भाभी? भाभी के बच्चे, अभी बताती हूं मैं तुझे। माँ छोड़ो मेरा कान, दुख रहा है। भाभी आप ही कुछ बोलो ना माँ को। छोड़ दीजिए माँ जी, अभी छोटा है। बहू, तूने ही इसे सर पर चढ़ा रखा है। जब से आई है इसी की तरफदारी लेती रहती है बस। माँ, बाकी की डांट इसे गाड़ी में लगा देना, वरना पूजा का मुहूर्त भी निकल जाएगा। आंचल चौधरी परिवार की बड़ी बहू थी। उसकी और अजय की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे। शादी के 4 महीने बाद वो सब अपनी बड़ी बहू को लेकर अपने कुलदेवी के मंदिर बल्लभगढ़ के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ घंटों बाद वो सब वहां पहुंच जाते हैं, जहां पंडित पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। पूजा खत्म होने के बाद वो सब मंदिर के बाहर पेड़ के पास फोटो खिंचवा रहे होते हैं कि तभी झाड़ियों से एक सांप निकल कर आता है और अजय के पैर पर डसकर चला जाता है। अरे, आप ठीक तो है ना? जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो, इन्हें सांप ने काट लिया है। लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही अजय के शरीर में जहर फैलने से उसकी मौत हो जाती है। अपने पति की मौत का सदमा आंचल को इस कदर लग चुका था कि उसे ना तो खाने पीने का होश था और ना ही अपनी कोई सुध। भाभी, अगर आप कुछ भी नहीं खाओगी तो ऐसे तो आप बीमार हो जाओगी। ऐसी जिंदगी जीकर भी क्या फायदा कनिष्क, जिसमें तुम्हारे भैया ही ना हो। ऐसा मत कहो भाभी, अगर आपको कुछ हो गया तो मुझे माँ की डांट से कौन बचाएगा? और अगर आप कुछ नहीं खाओगी तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। ये सुनकर आंचल खाने के लिए हाँ कर देती है। फिर वो कनिष्क को अपने हाथों से खाना खिलाती है। कनिष्क भी उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। कुछ ही देर में आंचल की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। कनिष्क उसे संभालते हुए अपने सीने से लगा लेता है।
अपनी भाभी की ऐसी हालत देख अब हर रोज कनिष्क उसकी देखभाल करने लगा। वो दोनों साथ में खाना खाते, हंसते, बातें करते। समय के साथ अब आंचल भी अजय को भूलने लगी और कनिष्क की तरफ आकर्षित होने लगी। एक रोज, ये देखो भाभी, मैं आपके लिए क्या लाया हूं, आपकी फेवरेट फ्रूट एंड नट चॉकलेट। कनिष्क, तुम तो अपने भैया से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखते हो। काश कि मेरी शादी तुमसे हुई होती। अब ये आप क्या कह रही हो? मैं जानती हूं तुम भी मुझे पसंद करते हो, इसीलिए तो मेरा इतना ख्याल रखते हो। अब हाँ, मुझे आपसे प्यार हो गया है। आई लव यू भाभी। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और अपने रिश्तों की सारी मर्यादा भूलकर वो दोनों एक दूसरे में ही खो जाते हैं और कुछ दिनों बाद अपने परिवार से छुपकर शादी भी कर लेते हैं। फिर कुछ समय बाद कनिष्क को शहर से एक नौकरी का ऑफर आता है। वो शहर जाने की तैयारी करता है। उसकी मां सुषमा भी उसके साथ शहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। बहू, तू चिंता मत कर, एक बार कनिष्क वहां सेटल हो गया तो हम तुझे भी वहां बुला लेंगे। तब तक तू यहां संभाल और मैं वहां जाकर इसके रहने का इंतजाम करती हूँ। उधर कनिष्क मां से चोरी छुपे आंचल से कहता है, भाभी मैं जल्दी ही वापस आऊंगा और आपसे शादी कर आपको अपने साथ ले जाऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखना। आंचल कनिष्क से सच्चा प्यार करती थी, लेकिन कनिष्क तो उससे बस टाइम पास ही कर रहा था। शहर जाकर वो आंचल को पूरी तरह ही भूल जाता है। ऐसे ही समय गुजरता है। अब वो शहर में खुद का मकान ले लेते हैं। कुछ समय बाद कनिष्क को अपनी ही ऑफिस की लड़की से प्यार हो जाता है और उसकी मां उन दोनों की शादी करवा देती है। उधर जब ये बात गांव में आंचल को पता चलती है तो वो झट से ट्रेन पकड़कर शहर पहुंच जाती है और शादी के मंडप में पहुंच जाती है। कनिष्क और सुरभि की शादी हो चुकी होती है। आंचल को वहां देख कनिष्क उससे पूछता है, अब भाभी आप यहां? तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी भावनाओं के साथ खेलते हुए? पहले मुझसे प्यार के वादे किए, शादी की, संबंध बनाए और फिर शहर आकर इसके साथ शादी कर ली। ये तू क्या कह रही है बहू? मैं सच कह रही हूं माँ जी। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो अपने बेटे से ही पूछ लीजिए। कनिष्क शर्म के मारे अपना सर नीचे झुका लेता है। सुषमा सब समझ जाती है। ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो तूने ऐसा काम किया? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पंडित जी, अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। अब देखिए, सुरभि और कनिष्क ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं। उसी तरह आंचल और कनिष्क ने भी अग्नि के सामने फेरे लिए हैं। इसलिए अब कनिष्क को अपनी पहली पत्नी और दूसरी दोनों पत्नियों के साथ ही रहना होगा। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन सब जानते थे कि अब उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वहीं सुरभि और आंचल, जो कि सौतन कम देवरानी जेठानी थी, एक दूसरे से मुंह बना लेती हैं। तुम यहां क्या कर रही हो? ये कमरा मेरा और कनिष्क का है, ना कि तुम्हारा। भूलो मत, कनिष्क तुमसे पहले मेरा पति है। उसकी शादी पहले मुझसे हुई थी, ना कि तुमसे। अरे काहे का पति? अपने ही देवर को फंसाकर उससे शादी करके तुम्हें शर्म ना आई? ओफो, तुम दोनों आखिर क्यों झगड़ रही हो, और वो भी आज की रात? कनिष्क, तुम मेरी सौतन उर्फ जेठानी को कह दो कि ये कमरा मेरा और तुम्हारा है, ना कि उनका। कनिष्क, तुम भी मेरी देवरानी उर्फ सौतन को समझा दो, तुम्हारी शादी पहले मुझसे हुई थी, इसलिए इस कमरे में तुम्हारे साथ रहने का पहला हक भी मेरा ही है, ना कि तुम्हारा। दोनों सौतनें एक दूसरे के साथ देर रात तक बहस करती हैं, तो वहीं कनिष्क अपना तकिया और चादर लिए छत पर सोने चला जाता है। अगले दिन वो दोनों सौतनें, जो कि देवरानी जेठानी भी थी, अपनी पहली रसोई बनाने में लग जाती हैं। आंचल गांव का शाकाहारी खाना बनाती है, तो वहीं सुरभि शहरी मॉडर्न खाना बनाती है। अरे वाह, आज तो खाने में मक्के की रोटी, सरसों का साग, पास्ता, सैंडविच और नूडल्स। वाह, सचमुच मजा ही आ गया। कनिष्क, आप बिल्कुल भी ये खाना नहीं खाओगे, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारे इस घास फूस से तो अच्छा ही है। अगर ये मेरा बनाया हुआ खाना नहीं खाएंगे तो वो ये घास फूस भी नहीं खाएंगे। इस तरह बेचारा कनिष्क भूखा ही ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही एक रोज, हैप्पी बर्थडे कनिष्क, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो कनिष्क। कनिष्क डार्लिंग, आज मैंने हम दोनों के लिए मूवी टिकट्स बुक करवाई हैं। उसके बाद हम दोनों 5 स्टार होटल में डिनर के लिए जाएंगे। कनिष्क, हमें जन्मदिन के दिन मंदिर जाकर भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए और गरीबों में दान करना चाहिए। ओह शट अप, आज के मॉडर्न जमाने में वाला ये सब बातें कौन करता है? दोनों में बहसबाजी फिर शुरू हो जाती है। फिर कनिष्क चिल्लाते हुए कहता है, चुप हो जाओ तुम दोनों। कनिष्क मेरा है, मेरा है। परेशान हो गया हूं मैं तुम दोनों से। अरे मैं इंसान हूं, कोई ट्रॉफी नहीं।
जो तुम दोनों मेरे लिए लड़ रही हो। मैं दुखी हो चुका हूं तुम दोनों से, इसलिए यही बेहतर होगा कि मैं तुम दोनों को तलाक देकर अपना पीछा छुड़ा लूं। हाँ, ताकि फिर जाकर तू किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद करेगा। ये आप क्या कह रही हो मां? बिल्कुल ठीक कह रही हूं। इन दोनों को तलाक देने के बाद तू किसी और से शादी करेगा। अरे तुझे शर्म नहीं आई अपनी ही भाभी के साथ चक्कर चलाते हुए? ऊपर से तुमने उससे शादी भी कर ली और हमें बताए तक नहीं। तेरी इस गलती की वजह से एक नहीं बल्कि तुम तीनों की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। सारा मोहल्ला हम पर हंसता है। और आंचल बहू, तू तो समझदार थी। तू चाहती तो कनिष्क को रोक सकती थी, लेकिन तूने भी उसे नहीं रोका। सुषमा की बात सुनकर आंचल शांत हो जाती है। आंचल के मन में काफी सारे सवाल चल रहे होते हैं, जिसे लेकर आंचल एक फैसला लेती है। आपने बिल्कुल सही कहा माँ जी, सारी गलती मेरी ही थी। इसलिए अब मैंने फैसला लिया है कि मैं कनिष्क को तलाक दे दूंगी और इन दोनों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। ये आप क्या कह रही हो? आंचल, मेरी गलती की सजा तुम खुद को क्यों दे रही हो? हम तीनों एक साथ खुशी खुशी रह सकते हैं। नहीं कनिष्क, अब यही मेरी सजा है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ अब खुश रहना। माँ जी, आप भी मुझे माफ कर देना। इसके बाद आंचल सदा सदा के लिए उनकी जिंदगी से चली जाती है। कनिष्क और सुरभि अपनी जिंदगी खुशी खुशी एक साथ बिताने लगते हैं। उधर कुछ समय बाद आंचल भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है और एक भले इंसान से ब्याह रचाकर खुशी खुशी रहने लगती है।